आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। अमेरिका की कोर्ट में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। यह भारत की बड़ी जीत है। मुंबई हमले के आरोपी को भारत लाया जाएगा, अब यह तय है। अमेरिका ने राणा के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी। मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। 26/11 हमले में शामिल राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। अमेरिकी कोर्ट में इसे भारत की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। अगस्त 2024 में अमेरिकी कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब उसे भारत वापस लाया जाएगा। तहव्वुर राणा ने हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में ठिकानों की रैकी में मदद की थी। भारत को 26/11 के हमले में ठिकानों की रैकी का सबूत मिला है। भारत ने अमेरिकी कोर्ट में इसके मजबूत सबूत पेश किए हैं। इनमें राणा की सहभागिता का सबूत मिला है। अमेरिकी कोर्ट ने माना कि राणा पर भारत में लगे आरोप अलग हैं, इसलिए ये नियम उस पर लागू नहीं होगा। अमेरिकी कोर्ट में पेश किए गए सभी सबूतों के बाद राणा की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मुंबई हमले की 405 पन्ने की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा ISI और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए थे, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हो गए थे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र ने स्मारक के लिए कुछ जगहों के सुझाव दिए हैं। मनमोहन सिंह के परिवार को कुछ विकल्प दिए गए हैं, जिनमें राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, किसान घाट का विकल्प बताया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं हमारे, और स्मारक के लिए 1 से 1.5 एकड़ जमीन दी जा सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि स्मारक बनाने के लिए पहले ट्रस्ट का गठन जरूरी है और जमीन केवल ट्रस्ट को ही आवंटित की जा सकती है। ट्रस्ट बनने के बाद ही स्मारक का निर्माण शुरू होगा। आनंद पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या सोर्सेज और खबर दे रहे हैं और ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है? इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त और लगेगा, क्योंकि सरकार ने मनमोहन सिंह के परिवार से संपर्क साधा है और उनके परिवार को सरकार ने, जैसा कि आपने भी बताया, कि कुछ विकल्प सुझाए हैं जहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जा सकता है। इसमें किसान घाट के आसपास के एरिया है, राजघाट के आसपास के एरिया, या फिर जो राष्ट्रीय स्मृति स्थल है जहाँ पे तय किया गया था। कैबिनेट ने भी फैसला लिया था पहले 2000 में कि जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद वहाँ उनके स्मारक के लिए जगह दी जाएगी। तो वो जगह भी सरकार ने सुझाया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को ये तय करना है कि वो कौन सी जगह को की पहचान करके उस पर अपनी रजामंदी देते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। CPWD के जो अधिकारी है उन्होंने उस इलाके का दौरा भी किया है और उसमें उन्होंने देखा है कि कहाँ पे जगह बन सकती है, कहाँ पे स्मारक बनाया जा सकता है। यानी कि राजघाट, किसान घाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल के आसपास की जगह का मुआयना पूरा CPWD के अधिकारी ने किया भी है। अभी परिवार को तय करना है कि परिवार जो जगह फाइनल करेगा वहाँ पे उनका स्मारक बनाया जाएगा। और इसके लिए, जैसा कि आपने बताया, एक ट्रस्ट का गठन जरूरी है, तो क्योंकि जो जमीन है वो ट्रस्ट के नाम पर ही अलॉट की जा सकती है। तो जैसे परिवार अपनी जगह जगह को चिन्हित करके बताएगा तो ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर मेमोरियल का काम शुरू होगा। जी आनंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान अब पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाएगा। यह घोषणा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से की गई। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी HIPA का नाम बदलकर देश के पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को याद करते हुए HIPA का नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की है। अगली कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति मिल जाएगी। यहाँ से हर योजना को अमली जामा बनाने के तरीके बताए जाते हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक रखा गया है। इनके नाम से जाना जाएगा ये इंस्टीट्यूशंस। और आज इसकी 50वीं स्थापना दिवस भी है, कि 51वां स्थापना दिवस है, इसलिए इस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ रखा गया। बड़ी खबर इस वक्त, किसानों के लिए मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। फर्टिलाइजर का बैग 1350 में मिलेगा।
खाद पर एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। खाद के लिए 3,850 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है। पीएम फसल बीमा पर आवंटन बढ़ाया गया है। सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका enhancement, उसके allocation को enhance किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। और ये जिस तरह का अभी तक का अनुभव आया है, जिस तरह से इस स्कीम में यूटिलाइजेशन, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है, जैसे किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया। साथ ही दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बियर करेगी। और दिल्ली में फर्जी वोटर्स के खिलाफ टीवी 9 की बड़ी पड़ताल जारी है। अभी तक टीवी 9 संवाददाता रजनीश रंजन दिल्ली के 4 इलाकों में पहुंच चुके हैं जहां फर्जी वोटर्स का खुलासा हुआ है, पता चला है। हमने अब तक आपको दिल्ली के 2 इलाकों मोतीपुर के कर्मपुरा और तुगलकाबाद के मावी मोहल्ले की रिपोर्ट दिखाई है जहां अवैध तरीके से लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए हैं। आज हम आपको त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के न्यू अशोकनगर इलाके की पड़ताल दिखाने जा रहे हैं। साथ ही तुगलकाबाद के छुरिया मोहल्ले से भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे फर्जी पहचान और कागज के आधार पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए हैं। नई रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फर्जी वोटर्स की तलाश में टीवी 9 की मुहिम का सियासी असर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में फर्जी वोटर्स के खिलाफ टीवी 9 की पड़ताल पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी ने कहा है कि एक ही पते से निकल रहे हैं एक समुदाय के लोग, आप घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है, बीजेपी इससे मुक्ति दिलाएगी। आम आदमी पार्टी फर्जी वोटर्स को बढ़ावा दे रही है, बीजेपी ने यह आरोप लगाया है। फर्जी वोटर के आरोपों का सच क्या है, ये जानने के लिए टीवी 9 की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है। टीवी 9 संवाददाता रजनीश रंजन अब तक दिल्ली के 3 विधानसभा इलाकों में पहुंचे। त्रिलोकपुरी के अशोकनगर इलाके में एक घर में 38 वोटर से ज्यादा नाम मिले। तुगलकाबाद इलाके में 3 घरों में 164 फर्जी वोटर के नाम मिले। मोती नगर के कर्मपुरा इलाके में 26 फर्जी वोटर मिले। बीजेपी ने इस मुहिम पर क्या कहा, सुनिए। दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, तो जो घुसपैठिए आकर सेटल हो रहे हैं, यदि इनकी जांच हो तो इससे किसको परेशानी हो रही है ये सहज समझा जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार में 2 चीजों की गारंटी निश्चित रहेगी, भ्रष्टाचार और दूसरा घुसपैठियों की भरमार। कांग्रेस ने अवैध वोटर्स की जांच की मांग की है। ऐसा अगर है तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब है लोगों ने बदमाशी में, जो लोग वहाँ नहीं रह रहे हैं, उनकी आईडी कार्ड बनवाए हैं। और अच्छा है आपने ये बात बताई है, क्योंकि अभी जैसे ही हमारे पास आ जाएंगी वोटर लिस्टें, इसकी हम लोग तहकीकात करवाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि अगर कोई अवैध वोट है तो उसे कटवाया जाए। दिल्ली की सीएम आतिशी ने उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि एलजी ने दिल्ली में कई मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। 22 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी और उपराज्यपाल पर आरोपों की बौछार कर दी है। आतिशी ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में धार्मिक स्थल तोड़ने का प्लान बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 22 नवंबर को धार्मिक समिति की बैठक हुई है जिसमें कई मंदिरों को तोड़ने का फैसला किया गया है। सीएम आतिशी ने दिल्ली के 6 मंदिरों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। आतिशी का आरोप है कि पिछले साल भी इसी तरह विनोद नगर में शनि मंदिर के एक हिस्से को खुलेआम तोड़ा गया था। जनता के विरोध के बावजूद भी मंदिर को तोड़ा गया था।
और वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। इसके बाद से सियासत गर्म है। बीजेपी ने केजरीवाल पर प्रहार कर दिया है। मुझे लगता है मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। बताएं कि जिस तरीके के पत्रों का व्यवहार हो रहा है, सीधे आरएसएस चीफ को लिख रहे हैं, उसको देख के क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। परम आदरणीय सरसंघ चालक जी का नाम लेने की भी उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जो 5 संकल्प हमने कहे हैं उस पर विचार करते। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी में क्या लिखा है, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी घमासान जारी है। राजधानी में जीत दर्ज करने के लिए सभी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है और वोटर लिस्ट को लेकर दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में संघ प्रमुख से बीजेपी को लेकर कई सवाल पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से पहले सवाल पूछा कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि यह जनतंत्र के लिए सही है? क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? इससे पहले भी मोहन भागवत से बीजेपी को लेकर केजरीवाल ने कई सवाल पूछे थे। 3 महीने पहले भी उन्होंने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखी थी। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लेटर वॉर जारी है। और दिल्ली के पुनीत सुसाइड केस में एक नया वीडियो सामने आ गया है। अगस्त 2023 का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। सीसीटीवी में झगड़ते दिख रहे हैं पति पत्नी। पारिवारिक कलह की वजह से पुनीत खुराना ने जान दे दी, सुसाइड कर लिया। पुनीत खुराना के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उनका उत्पीड़न कर रही थी और इसी से परेशान होकर पुनीत खुराना ने खुदकुशी कर ली है। ये एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें पति पत्नी के बीच झगड़ा होता नजर आ रहा है। अगस्त 2023 का यह वीडियो बताया जा रहा है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के कल्याण विहार में पुनीत नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था। आत्महत्या से पहले युवक ने आखिरी बार फोन पर अपनी पत्नी से बात की थी। पुनीत की मौत से परिजन सदमे में हैं। बहुत टॉर्चर करती थी मेरे लड़के को, बहुत ज़्यादा पैसों के लेन देन में सब जगह मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर करती थी। डिवोर्स का केस भी चल रहा था। पुलिस ने मृतक के मोबाइल को जब्त कर लिया है, उसकी जांच की जा रही है। सुसाइड से पहले वो 59 मिनट की वो एक वीडियो भी छोड़ के गया है जो कि उसके मोबाइल में है और मोबाइल सीज होके पुलिस में है। वीडियो देखी है जी, सबने परिवार ने देखी है। हाँ, तो उसमें बोला है, उसने नाम लिया है, तो अपनी पूरी दिक्कत बताई है, मेरे साथ क्या दिक्कत हुई है। पूछताछ के लिए पुलिस पहले मृतक पुनीत की पत्नी को बुलाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। दिल्ली के मॉडल टाउन के उस घर में क्या हुआ था जिस घर में पुनीत ने आत्महत्या की, आइए आपको दिखाते हैं। मंगलवार दोपहर पुनीत की मॉडल टाउन के अपने घर में ठीक इसी कमरे से डेड बॉडी बरामद हुई। पुनीत इसी पंखे से लटका हुआ था और बताया जा रहा है कि जो सामने आप ये पर्दा देख रहे हैं, जो रॉड देख रहे हैं, वो पर्दा यहाँ से उतारा गया और उस पर्दे की मदद से पंखे से पुनीत ने लटक कर जान दे दी है। दरअसल जांच के दौरान जो पुनीत का परिवार है उसने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जो मणिका है, जो पुनीत की पत्नी है, वो लगातार पुनीत पर मानसिक दबाव बना रही थी। साथ ही जो मणिका का परिवार है वो भी पुनीत को पूरे तरीके से हराश कर रहा था पिछले कुछ महीनों से, और उसी को लेकर पुनीत काफी दबाव में था। साथ ही कल देर रात जो पुनीत और उसकी जो
पत्नी की मौत से एक रात पहले जो बातचीत हुई फोन पर, वो रिकॉर्डिंग भी परिवार के हाथ लगी, जिसको पुलिस को दे दिया गया है। इसके अलावा परिवार का ये भी आरोप है कि तकरीबन 50 से 55 मिनट का एक और ऑडियो क्लिप है जो पुनीत ने अपनी खुदकुशी से पहले रिकॉर्ड किया, वो भी पुलिस के हाथ लगा है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस बारे में कुछ भी बात करने से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो परिवार के आरोप हैं उन आरोपों की तस्दीक की जा रही है। साथ ही जो मणिका है उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही मणिका के परिवार से भी आने वाले वक्त में पूछताछ की जाएगी। और आइए अब आपको सुनाते हैं सुसाइड से पहले पुनीत खुराना और उनकी पत्नी के बीच फोन पर क्या बात हुई थी। ये है एक्सक्यूज मी सर, मैंने पासवर्ड वुडबॉक्स कैफे का मांगा है, मैंने पासवर्ड टोरगॉट्स केक का मांगा है, मैंने पुनीत खुराना का पासवर्ड नहीं मांगा। पुनीत खुराना की किस्मत खराब है कि इन पुनीत खुराना को आपको खुद को इंटरलिंक्ड अकाउंट हटा देने चाहिए थे ना। I'm not in affair of anyone with anyone, first of all. Secondly, even if मैंने ये बोला, excuse me, Mr. Khurana, I am still a business partner, right? And for business partners, you need to clear my dues, right? And not only dues, but you excuse me, you denied कि मैं business नहीं छोड़ूंगा, जो करना कर लो, जो खाना खा लो, जो I never did so. You said तेरी आदत है झूठ बोलने की, तेरी आदत है झूठ। तूने तो कावे जीजू से भी 3 लाख रुपए झूठ बोल के ले लिए थे ना। बदायूं में एसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह की कोशिश की गई है। गुलफाम नाम के शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की है। पुलिस वसूली से ये शख्स परेशान था। ई रिक्शा चलाता था गुलफाम, जिसने आत्मदाह की कोशिश की है। इस मामले पर पुलिस क्या कह रही है, आइए आपको हम वो भी सुनवाते हैं। ये गुलफाम नाम का व्यक्ति है जो कि नई सराय कोतवाली में रहता है। इसका अपने ससुरालियों से 2 साल से लगातार विवाद चल रहा है। बीच में समझौता भी हो गया, उसके बाद फिर विवाद हो गया। अभी जो रिसेंटली हुआ है 30 दिसंबर को ये अपने ससुराल में घुस गया। इसकी पत्नी वहीं चली गई थी। उसमें ससुराली जनों ने इसने जब प्रयास किया कुछ गला दबाने का अपनी सलहज का, तो उन लोगों ने इसके साथ जो मारपीट हुई और छेड़खानी के साथ उसका मुकदमा सलहज के द्वारा इसके खिलाफ लिखवाया गया। इसी तनाव में आज ये जो है ये आत्मदाह का प्रयास किया, जिसको तत्काल आग बुझा करके इसको प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में करा करके गंभीर स्थिति देखते हुए इसको बरेली रेफर कर दिया गया है। और महाराष्ट्र के बीड जिले के मासजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के लिए लोगों ने आज एक अनोखा प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट देखिए। बीड में सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने जल समाधि आंदोलन किया। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। करीब 3 घंटे प्रदर्शन के बाद ठंड की वजह से कई महिलाओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जल समाधि से पहले लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग को लेकर मार्च निकाला। संतोष देशमुख को पिछले महीने अगवा किया गया था और 9 दिसंबर को उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हालांकि मामले की जांच सीआईडी कर रही है। कल ही पुणे में एक आरोपी वाल्मीकि कराड ने सीआईडी के सामने आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने आरोपी कराड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले ने महाराष्ट्र की सियासत को भी गर्म कर रखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जहां मृतक के परिजनों से बात कर दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दे चुके हैं, वहीं विपक्ष ने हत्या मामले में वाल्मीकि कराड को सुपारी देने वाले की गिरफ्तारी की मांग की है। गुजरात में वक्फ के नाम पर दुकानें खाली कराने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है। तस्वीरों में सड़क पर फैला सामान गुजरात के राजकोट में वक्फ बोर्ड के नाम पर की गई दादागिरी की गवाही दे रहा है। यहाँ पुराने दानापीठ क्षेत्र में वक्फ के नाम पर व्यापारियों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई और उनका सामान सड़क पर फेंक दिया गया। दानापीठ इलाके में मोहनलाल शिवजी, कल्याण जी, गोकुलदास और भाईचंद फूलचंद की दुकानों का सामान तोड़कर बाहर फेंक दिया गया, जिससे वो काफी परेशान हैं। आरोप फारूक मुसानी नाम के शख्स पर लगा है, जिसने अपने साथियों के साथ व्यापारियों की दुकानें खाली कराने की कोशिश की। कुछ युवकों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े और सामान सड़क पर फेंक दिया।
हालांकि पूरे मामले में विवाद ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही मौके पर पुलिस पहुंची और हंगामे को शांत किया। दुकान खाली कराने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस अब पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। और यूपी के संभल में आज एक रथ यात्रा निकाली गई। संभल पहुंचे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कार्तिकेय महादेव मंदिर में दर्शन किए। कर्नाटक के किष्किंधा से निकाली जा रही रथ यात्रा आज संभल पहुंची। हनुमान जी का रथ लेकर गोविंदानंद सरस्वती ने संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद संभल में रथ यात्रा निकाली गई। आज संभल की गलियों में श्री राम की गूंज सुनाई दी। रथ यात्रा के दौरान कई थाना प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। संभल में बन रही पुलिस चौकी को लेकर मौलाना का विवादित बयान, वक्फ की जमीन से छेड़छाड़, अल्लाह से जंग। देवबंदी मौलाना ने कहा है। ओवैसी ने जो कहा अगर वो सच तो नहीं बननी चाहिए चौकी। देवबंदी मौलाना की तरफ से ये जानकारी दी गई है। वक्फ की जमीन का गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए। यदि वो वक्फ की संपत्ति है हकीकतन और वहां पर चौकी बनाई जा रही है तो मैं समझता हूं कि इसको रोकना चाहिए। ये काम नहीं होना चाहिए। हम लोग शुरू से ये कहते आए हैं कि आप लोग स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, ये चौकियां बनने की इतनी आवश्यकता नहीं है। वक्फ की संपत्ति जो है वो अल्लाह की संपत्ति है। उसके साथ छेड़छाड़ करना ऐसा है जैसे अल्लाह के साथ जंग कर लेना। तो जो लोग इस पर करप्शन करते हैं या इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उनको इससे बाज आना चाहिए और अल्लाह के कहर से बचना चाहिए। और बिहार के किशनगंज जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का एक फरमान चर्चा में बना हुआ है। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार के किशनगंज के डीईओ नासिर हुसैन ने जिले के सीबीएसई विद्यालयों में छात्र छात्राओं को उर्दू पढ़ाने का आदेश जारी किया। जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। सरकार में शामिल बीजेपी ने आदेश को लेकर गुस्सा जताया है। ये शिक्षा पद्धति और सीबीएसई शिक्षा बोर्ड के नियम से चलेगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष, जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी के तुगलकी फरमान से। अगर ऐसी विशेष परिस्थिति में प्रशासन द्वारा किसी विद्यालय परिविशेष को या उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो भाजपा इसकी कठोर विरोध करेगी। वहीं आरजेडी ने मामले पर संविधान की दुहाई दी। भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था जिसमें सभी भाषा और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने मान्यताओं के अनुसार भाषा सीखने और उस भाषा के अनुसार पढ़ने की व्यवस्था का प्रावधान है। भारतीय सेना के जवान एलओसी पर देश की रक्षा के लिए लगातार चुनौतियों से सामना कर रहे हैं। जवानों को कैसी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है, आइए आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और इस मौसम में भी सेना के जवान सरहदों की निगरानी में जुटे हैं। एलओसी पर दुश्मन की साजिश को नाकाम करने के लिए इतनी बर्फ में भी जवानों की टुकड़ी चप्पे चप्पे पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। कमर तक बर्फ में डूबे इन जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जवान हमारी सुरक्षा के लिए एलओसी पर दिन रात डटे रहते हैं। तिरंगे के सम्मान के लिए जवान हमेशा ऐसे मौसम से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारतीय इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। रोजगार पैदा करने के साथ साथ सेक्टर ने एक्सपोर्ट में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार की पीएलआई स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी बूस्ट दिया है। अगले 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में रोजगार के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 1 करोड़ 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। इनमें से 30 लाख डायरेक्ट और 90 लाख इनडायरेक्ट रोल वाले होंगे।
डायरेक्ट रोजगार अफसरों में 10 लाख इंजीनियर, 20 लाख ITI प्रोफेशनल, 20,000 AI, ML, डेटा साइंस से, जबकि 90 लाख गैर तकनीकी क्षेत्र से होंगे। 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का लक्ष्य $500 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हासिल करने का है। मौजूदा आउटपुट $101 बिलियन का है, जिसमें मोबाइल फोन का योगदान सबसे ज्यादा 43% है। स्मार्टफोन की दुनिया में बढ़ती मांग के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में ही रिकॉर्ड $22.5 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 2024 के $17.66 बिलियन से 28% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर टॉप 10 में सबसे तेज बढ़ने वाला सेक्टर बन गया है।